तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम वैंग है। वो एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट है चाइना में, जिससे अपने बचपन की दोस्त याओ से काफी प्यार है, लेकिन कभी उसके सामने अपने प्यार का वो इजहार नहीं कर पाया। मगर एक दिन बार में ट्रूथ एंड डेयर खेलते हुए याओ रिवील करती है कि उसे भी वैंग पसंद है, जिसे सुनकर वैंग काफी खुश हुआ। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की होती है जब उसी के क्लास का एक राउडी बॉय जून अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे पकड़ लेता है और उसकी खूब ज्यादा पिटाई कर देता है। जून यहाँ पर बताता है कि वो भी याओ को काफी पसंद करता है, लेकिन वैंग उसके प्यार के बीच में आ रहा है। उसी समय जून याओ को भी कॉल लगाता है और वैंग को बोलता है कि वो भी याओ के सामने ये बोल दे कि वो याओ से प्यार नहीं करता। मगर खूब पिटाई के बाद भी वैंग ये बोलता नहीं, उल्टा वो बोलने लगता है कि याओ कभी भी जून जैसे बेकार आदमी से प्यार नहीं करेगी। ये सुन के तो जून का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो वैंग को एक जोर का पंच करता है, जिससे वैंग सीधे ब्रिज से नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर जून और उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ब्रिज से गिरते हुए वैंग को अपना बचपन याद आता है जब हर कोई उसे बुली करता था और याओ अकेली और पहली लड़की थी जिसने वैंग को सपोर्ट किया था। लेकिन अब शायद उसकी मौत करीब थी, तो ये सब सोचने का अब कोई फायदा नहीं था। और जैसे ही वो अपनी मौत को स्वीकार करने वाला होता है कि तभी उसे लेक के अंदर जमीन पर एक चमकती हुई चीज नजर आती है, जिसे हाथ में लेते ही वो चीज और भी ज्यादा चमकने लगी थी और देखते ही देखते वैंग की बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ही वो चीज वैंग की बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है, वैंग खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है जहां पे और कोई भी नहीं होता। शुरू में वैंग को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आता है कि वो किसी गेम के अंदर आ चुका है और जब तक वो कुछ समझ पाए तब तक वो एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। इस जगह वो हवा में उसी जगह पर था जहां से वो ब्रिज से नीचे गिरा था। वो देखता है कि याओ और उसके लोग रिवर में वैंग को खोज रहे हैं और इसके तुरंत बाद ही वैंग फिर से टेलीपोर्ट होकर अपने क्लास में पहुंच जाता है। गेम का सिस्टम उससे बताता है कि वैंग ने अब तक अपनी नई पावर का इस्तेमाल करना सीखा नहीं है, तो वो खड़ा होता है और थोड़ी दूर चलने पर सिस्टम उसे फिर बताता है कि कोई उसके नजदीक आ रहा है, जिससे बचने के लिए सिस्टम वैंग को उसके घर में टेलीपोर्ट करता है। अपने घर में आकर वो थोड़ा सावर लेकर रिलैक्स होता है कि तभी वैंग को याओ का कॉल आता है, जो काफी डरी हुई थी। और फिर वैंग उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो स्विम करके रिवर की दूसरी साइड आ गया था। इससे पहले कि याओ कुछ और पूछे, वैंग ये बोल के कॉल कट कर देता है कि उसे काफी नींद आ रही है और वो याओ से कल बात करेगा। वो कॉल कट करके अपने बेड पर लेटे सोचता है कि अगर वो याओ को सब कुछ बता भी दे, फिर भी याओ उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। वैंग ये फैसला करता है कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। मगर तभी उसकी पावर फिर से एक्टिवेट होती है और फिर से खुद को एक क्यूब के अंदर वो पाता है। वो इस बार काफी शांत तरीके से सिस्टम से पूछता है कि वो क्या है। तभी सिस्टम उससे बताता है कि वो अब मास्टर है यूनिवर्स लेवल पावर का, जिन्हें मास्टर करके वो पूरे यूनिवर्स में कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर वैंग कुछ समझ पाए तभी सिस्टम उसे टेलीपोर्ट करके उसकी रूफ टॉप पर पहुंचा देता है। वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो आराम से अभी रूफ टॉप पर ही बैठ जाता है और दोबारा सिस्टम से पूछता है कि उसके पास और कौन कौन सी पावर हैं और उन्हें मास्टर करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसकी सेकंड पावर है सिक्स्थ सेंस। इस पावर का यूज करके वो अपने आसपास के सभी चीजों का ऑरा देख और समझ सकता है। लेकिन अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने से वैंग बुरी तरह से थक भी जाता है और वापस क्यूब वर्ल्ड में आ जाता है। उसे अपनी ये पावर अब समझ आने लगी थी, मगर तभी उसकी चेस्ट में जोरदार पेन होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन वैंग अपने ही बेडरूम में होता है और वो क्यूब अब उसकी बॉडी से बाहर आ चुका था। वो तुरंत ही क्यूब से पूछता है कि उसे क्या हुआ था, जहाँ पे क्यूब बताता है कि पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वैंग का स्टैमिना ओवर हो गया। वैंग बेड से उठता है और अपने कंप्यूटर की तरफ जाता है। वो इंटरनेट पर उस क्यूब और यूनिवर्स पावर के बारे में जानने के लिए ट्राई करता है, पर वहां उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। साथ ही साथ क्यूब भी उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। तभी उसे याओ का फिर से कॉल आता है, जो कि उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी और उसे मिलने के लिए वो इन्वाइट कर रही थी। तो वैंग भी खुशी से झूम उठता है, मगर उसकी खुशी अगले ही पल खत्म हो जाती है जब उसे जून और उसके आदमियों की मार याद आती है। वो खुद को काफी स्ट्रांग बनाना चाहता था, जिसके लिए वो क्यूब से पूछता है कि उसके पास अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने का क्या तरीका है, जिस पे क्यूब उसे बताता है कि वो अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए उसे जेम्स और मिनरल की पावर को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वैंग के पास इतने एक्सपेंसिव जेम्स के लिए पैसे नहीं होते, तो वो सिस्टम से पूछता है कि क्या उसे नॉर्मल स्टोन की हेल्प मिल सकती है।
तो सिस्टम उसे बताता है कि नॉर्मल स्टोन से बात नहीं बनेगी और देखते ही देखते सिस्टम उसके घर को स्कैन करना शुरू करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके घर में रखी एक क्रिस्टल स्टैचू और उसकी मॉम की डायमंड रिंग से काम चल सकता है, मगर वैंग उन चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना कर देता है। जिसके बाद सिस्टम उसके घर के बाहर थोड़ा स्कैन करता है और उसे बताता है कि उसके घर के बाहर एक ट्री के पीछे भी एक स्टोन है जो थोड़ा बहुत लेवल अप करने में मदद करेगा। वो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और पूरा तैयार होकर खुद को उस ट्री के पास टेलीपोर्ट करता है और स्टोन को ढूंढते हुए वैंग सिस्टम से पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों करता है, जिस पे सिस्टम उसे बताता है कि वो वैंग को दुनिया का राजा बनते हुए देखना चाहता है। मगर वैंग कहता है कि उसकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, उसे सिर्फ याओ को प्रोटेक्ट करना है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वैंग को वो स्टोन मिल जाती है और स्टोन मिलते ही सिस्टम वैंग को क्यूब के अंदर समन करता है और इस बार क्यूब की सारी वॉल्स में एक अलग तरह की पावर्स थी। सिस्टम वैंग को ऑर्डर करता है कि वो स्टोन को अब्जॉर्ब कर ले। वैंग ऐसा ही करता है और तभी वैंग को उसकी बॉडी में एक अलग ही तरह की सेंसेशन महसूस होती है। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसके फर्स्ट स्टोन को अब्जॉर्ब करने के लिए। हालांकि ये स्टोन इतना भी पावरफुल नहीं था, मगर फिर भी अगर वैंग इसी तरह से कोशिश करता रहेगा तो एक न एक दिन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल आदमी जरूर बन जाएगा। अगले दिन वैंग अपने ही बेडरूम में होता है, मगर इस बार वो काफी ज्यादा थक चुका होता है पिछली रात की मेहनत की वजह से, और वो ये भी देखता है कि वो स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका है। वो जल्दी से तैयार होता है और खुद को स्कूल में टेलीपोर्ट करता है। स्कूल में याओ की वैंग की काफी चिंता हो रही होती है। वो उसकी डेस्क पर आकर उसे डांटने लगती है, जिस पर वैंग उससे कहता है कि वो अब से थोड़ा संभल कर रहेगा और कोशिश करेगा कि जून और उसके ग्रुप से दूर रहे। कुछ देर के बाद जून क्लास में आ जाता है और वैंग को ढूंढने लगता है, मगर वैंग खुद को एक बुक से छुपा लेता है क्योंकि वो और लड़ाई चाहता नहीं था। साथ ही वैंग सिस्टम से भी पूछता है कि अगर वैंग और जून के पूरे ग्रुप की लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा। इस पर सिस्टम बताता है कि जून के पूरे ग्रुप का पावर लेवल 5 है और वैंग का अकेले का 22, इसीलिए वैंग आराम से जीत सकता है। दूसरी तरफ जून अभी भी वैंग को ढूंढ रहा था, मगर याओ जून से कहती है कि वो उसे और वैंग को अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। इस सिचुएशन में जून खुद को याओ के सामने हीरो बनाने का ट्राई करता है और कहता है कि वैंग एक बहुत ही कमजोर और बुज़दिल किस्म का लड़का है जो याओ के पीछे छुपा रहता है। इससे पहले कि याओ उसे जवाब दे, वैंग पीछे से आगे आता है और एक स्माइल के साथ याओ के शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे शांत होने को कहता है। वैंग को देखते ही जून उसका कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है, मगर वैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से ट्विस्ट करने वाला होता है। जैसे ही दोनों के बीच फाइट होने वाली होती है, उसकी प्रोफेसर क्लास में आ जाती है और फाइट नहीं हो पाती, मगर जाते जाते जून वैंग को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है, जिसे वैंग भी एक्सेप्ट कर चुका था। और क्लास खत्म होने के बाद वैंग बास्केटबॉल क्लब में पहुंचता है, जहां उसे ये समझ आता है कि ये कोई मैच नहीं है, बल्कि जून ने तो वैंग की पिटाई का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये सब देखकर वैंग सिस्टम से अपने पावर लेवल और जून के लोगों का पावर लेवल को कंपेयर करने को बोलता है, जिस पर सिस्टम बताता है कि अगर ये सभी लोग एक साथ वैंग पे हमला करते हैं तो सिस्टम भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ये सुन के पहले तो वैंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन बाद में वो माइंड को यूज करते हुए जून को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अकेले अकेले मैच कर सके। ये सुनकर जून का एक मोटा सा दोस्त जो उन सभी में से सबसे ताकतवर था, वो आगे आता है और वैंग को चैलेंज करता है। वैंग को यहाँ पर ये समझ तो आ गया था कि वो उसे आराम से हरा सकता है और मैच यहाँ पर शुरू होता है। वो मोटा लड़का वैंग की तरफ बॉल को फुल पावर से थ्रो करता है, जिसे वैंग भी आराम से डॉज कर लेता है और देखते ही देखते वो मोटा लड़का एक के बाद एक लगातार हमला करता रहता है, मगर वैंग उन सभी को डॉज करता है और कुछ ही देर में वो बुरी तरह से थक भी जाता है। मगर जून उसे काफी चीयर करता है, जिससे मोटे को भी मोटिवेशन आती है और वो फिर से एक बार वैंग की तरफ हमले की कोशिश करता है, मगर इस बार वैंग उसके केक को डॉज भी करता है, साथ ही उसके फेस पे एक जोरदार पंच भी करता है, जो कि इतना जोरदार था कि वो मोटा वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद जून काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो अपने सभी आदमियों को एक साथ हमला करने का ऑर्डर करता है। वैंग को सिस्टम बताता है कि उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 30% है, लेकिन फिर भी वैंग खुद को तैयार करता है लड़ाई के लिए, क्योंकि वह पीछे नहीं हट सकता था। सभी लोग उस पर एक साथ हमले करते हैं। वैंग सभी के अटैक्स को बड़े ही अच्छे से डॉज कर रहा था, लेकिन फाइट में कोई खास एक्सपीरियंस न होने की वजह से वो उनके अच्छे खासे पंचेस और किक्स भी खा रहा होता है। जल्दी वैंग को समझ आ जाता है कि ऐसे तो वो फाइट से जीतने से रहा, इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो उन सभी से एक एक करके फाइट करे। ऐसा करके वो जीत भी रहा था। एक लड़के को वो पैरों से पकड़ के गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे काफी अच्छे खासे डैमेज वो दे पा रहा था। वो घूमते घूमते उस लड़के को भी जून के ऊपर फेंक देता है।
जून जब तक खड़ा हो पाता है वो देखता है कि उसके सभी आदमियों को वैंग ने बड़ी बुरी तरह से मार के अधमरा कर दिया है और वैंग की नज़र अब जून की तरफ थी जो उसे काफ़ी डरावनी नज़रों से देख रहा था। जून वैंग को अपनी तरफ आने से मना करता है और वो काफ़ी चीखता चिल्लाता भी है, मगर वैंग उसकी तरफ आता ही रहता है। तभी सिस्टम वैंग को वार्न करता है कि वो आगे ना जाए क्योंकि उसने आज के लिए अपनी पावर का यूज़ काफ़ी कर लिया है। वैंग ये सुनकर रुक जाता है मगर तभी लाइट ऑन हो जाती है। वैंग और जून देखते हैं कि वहाँ एक दूसरी गैंग भी आ चुकी है जो कि जून की ऑपोजिट टीम गैंग है, जिसका टीम लीडर हुआन है। यहाँ पर हुआन जून को ताना मारता है कि वो खुद को बड़ा ताकतवर समझता है, लेकिन वो और उसकी पूरी टीम मिलके भी एक अकेले लड़के को कुछ नहीं कर पाए। ये सब सुन के जून को गुस्सा तो काफ़ी आता है, लेकिन शर्म के मारे वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तभी वैंग उन दोनों की कॉन्वर्सेशन के बीच में आता है और कहता है कि इस वक्त हुआन और उसकी गैंग अगर अपनी जान की फिक्र करते हैं तो चुपचाप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वैंग काफ़ी गुस्से में है और कहीं वो फ्लो में आके हुआन की गैंग का भी वही हाल ना कर दे जो बाकियों का किया है। ये वार्निंग सुनते ही हुआन की गैंग काफी गुस्से में आ जाती है और एकदम से ही वैंग पर हमला करने का ट्राई करती है। सिस्टम बार बार वैंग को वार्निंग देता है कि अब वो फालतू के पंगे ना ले क्योंकि अब उसके पास ज्यादा एनर्जी बची नहीं है। वैंग को भी लगता है कि वो अब बिना अपनी पावर का यूज किए सिर्फ स्ट्रेंथ के बल पे तो जीतने से रहा, इसीलिए वो फटाफट अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके पावर सप्लाई की तरफ जाता है और मेन सप्लाई को ऑफ कर देता है। हुआन के मेंबर को अंधेरे में लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसका फायदा वैंग उठाता है क्योंकि उसे अपने सिक्स्थ सेंस का यूज करके सभी का ऑरा फॉर्म दिखाई देता है। वो एक एक करके हुआन की पूरी गैंग को धो डालता है। सबको हराने के बाद वैंग राइट ऑन करता है और जून देखता है कि हुआन की भी पूरी गैंग साफ हो चुकी है। वैंग जून को फिर से घूरता है, लेकिन इससे पहले कि वो जून पे अपने हाथ साफ करे, कोर्ट में स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ मेंबर के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वैंग खुद के ऊपर काबू लाता है। तभी वैंग के माइंड में एक प्लान आता है। दूसरी तरफ से स्टाफ मेंबर गेट को ओपन करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जून ने वैंग का कॉलर पकड़ रखा है और वैंग को काफी चोट लगी है। ये सब देखने से उन्हें ऐसा लगता है जैसे जून ही वहाँ सबकी पिटाई कर रहा हो और वो वैंग को भी पीट रहा हो। स्टाफ मेंबर जून को वैंग से अलग करते हैं और जून भी स्टाफ मेंबर से माफी मांगता है कि उसने ही सबकी पिटाई की हो और अनऑफिशियली बास्केटबॉल कोर्ट का यूज किया है। असल में ये सब वैंग का ही प्लान था, जिससे वो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन से बच जाए और उसे कोई फाइन भी ना देना पड़े। ये सब होने के अगले दिन वैंग को भी ये समझ आ चुका था कि बिना अपने पावर लेवल को अपग्रेड किए वो आगे किसी से भी फाइट नहीं कर सकता। इसीलिए वो जेम्स और कुछ एक्सपेंसिव स्टोन को ढूंढने के लिए माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ता है। माउंटेन में पहुंचने के बाद वो अपनी सिक्स्थ सेंस का यूज करके वैंग कुछ स्टोन को सेंस कर पाता है, मगर वो सभी जमीन के काफी अंदर थे। जहाँ जाने के लिए पहले तो वो काफी ट्राई करता है, मगर बाद में अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके खुद को डायरेक्ट ही एक केव में टेलीपोर्ट करता है। केव में टेलीपोर्ट करने के कुछ देर में उसे एहसास होता है कि जेम्स इस केव की नेक्स्ट केव में है। वो उन्हें सेंस करने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा और खतरनाक स्नेक जो अपने बहुत बड़े और भयानक से जाऊ का यूज करके वैंग को एक ही बार में पूरा निगलने का चाह रहा था, मगर जब तक वो ऐसा कुछ करे वैंग खुद को केव में टेलीपोर्ट कर चुका होता है। अगले केव में आते ही वो स्नेक के खतरे से अनजान वैंग अपने स्टोन माइनिंग के काम में लग जाता है और कुछ टाइम तक माइनिंग करने के बाद उससे गलती से एक स्टोन नीचे रिवर में गिर जाता है। इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।